जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th का दोस्तों हम लोग फिजिक्स का सेट कर रहे हैं 2021 का सेट 1 एफएस। दोस्तों सेट 1 का पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक अध्ययन कर लिया है, तीसरे का घा तक अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 4 के का से अध्ययन करेंगे। दोस्तों 4 का का से अध्ययन करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तर 4 का क्या लिखेंगे, हम लोग उत्तर 4 का लिखेंगे। 4 का में हमसे क्या लिखा गया है, एक आवेशित कण पर 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग बी से। तो बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो होता ही है इसका मात्रक। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात -7 मीटर प्रति सेकंड के वेग को हम लोग किस लिखते हैं, v से। तो v बराबर हमारे पास क्या हो गया, 10 की घात -7 ये हो गया मीटर पर सेकंड की वेग से। और इन्होंने ये कहा है कि वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या को लिखते हैं r से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश q बटे m ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, q बटे m हमसे पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर अगर गतिमान होता है, अभिकेंद्र का बल का फार्मूला लगता है। किसका बल का फार्मूला लगता है, अभिकेंद्र बल का फार्मूला लगता है। तो अभिकेंद्र बल फार्मूला होता है क्या है, F बराबर mv होता है, mv स्क्वायर। तो उस फार्मूले के अनुसार हम लोग जब इसका फार्मूला यूज करेंगे तो ध्यान देना, इसमें डायरेक्ट फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे हम लोग r बराबर mv बटे qv। आर बराबर हम लोग क्या यूज करेंगे, एम वी बटे क्यू वी। ये अभिकेंद्र बल के लिए हम लोग इसका फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर का मान हमारे पास क्या है, 0.6 है। और यम का मान हमारे पास क्या है, यम का मान हमारे पास नहीं, क्यू बटे यम का रूप तो बनाना है, तो यम बटे क्यू रखो, बाद में हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। इंटू यहाँ पर वी का मान क्या है, वी का मान है 10 की घात -7 बटे ये हो जाएगा बी का मान क्या है, 10 की घात -2। ठीक है, हाँ 10 की घात -2 ही है। अब Q जाएगा ऊपर, यम आएगा नीचे, तो हो जाएगा Q बटे यम बराबर ये आएगा नीचे 10 की घात -7 और +2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बटे 0.6। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये दोनों घटाएंगे तो 10 की घात -5 बचेगा बटे 0.6। ठीक, दशमलव हटा, ऊपर 1 0 बढ़ा, ये काटो 5 तो ये काटो 3 का भाग लगा दो 5 में, तो Q बटे यम बराबर ये हो जाएगा। ध्यान देना, 3 का भाग किस में लगाएंगे हम लोग, 3 का भाग लगाएंगे 5 में, तो भाग 3 एकम 3। ठीक, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, फिर 3 6 18। तो जब बार बार संख्या की आवृत्ति होती है तो एक संख्या एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग, तो एक जगह 1.67 इंटू 10 की घात, ये बचेगा -5। ये क्या हो गया, आवेश। और ये क्या हो गया आपके पास, ध्यान देना, यहाँ पर ये हो गया द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। यहाँ पर क्या है, मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग कूलाम प्रति ग्राम में ले लेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। यहाँ पर दोस्तों मीटर में, हाँ मीटर में दिया गया है, इसलिए किलोग्राम नहीं लेंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी 4 का खा, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के सूत्र निगमित भी कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 4 का खा। हम लोग बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे, उत्तर 4 का खा, उत्तर 4 का खा डालेंगे। और इस प्रकार दोस्तों इसमें हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत अनुनाद। क्या डालेंगे, वैद्युत अनुनाद या अनुनादी परिपथ डालेंगे। ठीक है, तो हम डालेंगे अनुनाद परिपथ, तो अनुनाद वैद्युत अनुनाद परिपथ। अब वैद्युत अनुनाद परिपथ किसे कहते हैं, ध्यान देना, वैद्युत अनुनाद परिपथ समझने से पहले आपको बता दे कि सबसे पहले एक फार्मूला को याद रखना होगा, ओमेगा एल बराबर एक्सी। क्या याद रखना होगा, ओमेगा एल बराबर एक्सी। क्या फार्मूला याद रखना होगा, ओमेगा एल बराबर एक्सी। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में प्रेरक प्रतिघात
प्रेरकत्व प्रतिघात यानी यक्स यल, ओमेगा एल नहीं, यहाँ पे यक्स एल ले लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए एक्स एल। एक्स एल का मतलब क्या हो गया, प्रेरण प्रतिघात, और ये क्या हो गया धारिता प्रतिघात या धारिती प्रतिघात कहते हैं, ठीक है इसको, धारिती प्रतिघात। तो जब किसी LCR परिपथ में, LCR परिपथ किस प्रकार से होता है आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले कि LCR जो परिपथ है आपका इस प्रकार से होता है, ये हो गया आपके पास L का मतलब प्रेरकत्व, तो ये ले लिया हमने प्रेरकत्व, और C का मतलब संधारित्र, ये हो गया संधारित्र की प्लेट, ये हो गया प्रेरकत्व, ये हो गया संधारित्र की प्लेट, और R का मतलब प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया LCR परिपथ। इसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं, तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा AC, ठीक। अब ध्यान देना, जब किसी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात बराबर होते हैं, जब किसी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात बराबर होते हैं, तो वहां पर वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज समान कला में होते हैं, यानी वोल्टेज जो है वो समान कला में होते हैं, वैद्युत अनुनाद परिपथ कहलाता है। वैद्युत अनुनाद परिपथ किसे कहते हैं, जब किसी LCR परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात का मान बराबर होता है, तो वोल्टेज जो है समान कला में होते हैं, इसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं। इसके लिए व्यंजक हमें जब निरूपण करना है, व्यंजक निरूपण करने के सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पर यक्स एल बराबर फार्मूला क्या होता है। यक्स एल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, रेड नहीं हमें ब्लू करना है, तो आपको बता दें यक्स एल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, और यक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी। ओमेगा को इसको बटे गुणा पहुंचा दो, एल को इसके बटे में पहुंचा दो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 एल सी, इसको हटा रूट चढ़ाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 अंडर रूट में एल सी। एक तो निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास एल सी नहीं निकल पाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 अंडर रूट में एल सी। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई एफ सी। अब ओमेगा जगह रखे हैं 2 पाई एफ सी बराबर 1 अंडर रूट एल सी। अब 2 पाई और 2 पाई एफ फार्मूला था 2 पाई एफ। अब 2 पाई को इसके बटे में पहुंचा दो, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। यही दोस्तों हमसे किसके लिए पूछा गया था, यही आवृत्ति के लिए पूछा गया था, तो लिखना है यही आवृत्ति के लिए व्यंजक है, यही आवृत्ति के लिए व्यंजक है, यही दोस्तों आवृत्ति के लिए व्यंजक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है, इसी का चौथे का ग नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है उत्तर 4 का ग। क्या लिखना है, उत्तर 4 का ग। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दो फोकस दूरी है, तो इसको f1 बराबर 10 सेंटीमीटर और f2 बराबर हमारे पास कितना है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। माइनस कर लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है ना, तो इसके लिए माइनस लेना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कहा है इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु को लिखते हैं u से, तो u बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, u बराबर हमारे पास 25 सेंटीमीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, v बराबर हमसे पूछ रहा है, v बराबर हमसे पूछा गया है, v बराबर हमसे पूछा गया है। सही है। सबसे पहले हम लोग संयुक्त लेंस का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, संयुक्त लेंस। तो संयुक्त लेंस ओ की फोकस, अब संयुक्त लेंस की फोकस यानी संयुक्त फोकस भी कह सकते हो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक। अब इसके अनुसार दोस्तों सबसे पहले इसका मान जब रखेंगे हम लोग,
तो किस प्रकार से रखेंगे, 1/F बराबर हमारे पास 1/F1। F1 का मान हमारे पास क्या है 10 और माइनस 1/F2 का मान हमारे पास हो जाएगा 50। माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, माइनस प्लस माइनस होने वाला था। तो 1/F बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 50, 10 15 50, और माइनस का आपके पास ये हो जाएगा 50 का 50। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/50। तो इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 50/4। तो 4 से काटो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 25/2। एक काम करो, उल्टा उल्टा ना करो, यही रखो, ये 2 ये 25, क्योंकि इसी का मान चाहिए हमें। तो 1/F बराबर हो जाएगा 2/25 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया v, तो हम लोग लगा देंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस वाले में माइनस और दर्पण वाले में प्लस, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इस फार्मूले के अनुसार 1/F का मान, पूरा 1/F का मान 2/25, तो हो जाएगा 2/25 बराबर ये हो जाएगा 1/v। तो 1/v का मान हमारे पास पूछ रहा है ना, 1/u। u का मान हमारे पास क्या है, u का मान हमारे पास है 25। ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर दो, इसको उधर हम लोग क्या कर देंगे पक्षांतर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु तो माइनस का होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इधर पक्षांतर करने पर फिर से हो जाएगा माइनस। तो 1/v बराबर 2/25 माइनस 1/25। दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम सेम है, 2 से 1 घटाओ तो 1/25, अर्थात v बराबर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो गया हमारे पास आंसर, इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक, चौथे का गा। अब इसके बाद हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का घा, तो लिखेंगे उत्तर 4 का घा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 4 का घा। उत्तर 4 के घा में हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है यल लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। यल लंबाई का तार है, वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली को बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, इसको बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में लटकाया भी गया है। और इसके बाद यदि कुंडली में आग धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक फेरा होगा। अब ध्यान देना, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका हेडिंग लिखेंगे दोस्तों कि एक समान धारावाही चालक पर लगने वाला बल या बल, ठीक है बल लिख दिया हमने, चालक पर लगने वाला बल। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग क्या लिखा, तो ध्यान देना कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी भी धारावाही चालक को, अगर कोई धारावाही चालक हो, धारावाही चालक मतलब उसमें धारा प्रवाहित होती हो, जैसे तार को धारावाही चालक कहते हैं, तार में धारा प्रवाहित होती है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। फिर समझो कि जैसे मान लो कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुव N और ये हो गया यश। जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस तार पर एक बल कार्य करने लगता है। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर तार को रखेंगे ना, अब तार को हम लोगों के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, तो तार को वृत्ताकार कुंडली बनाओ। सबसे पहले एक हम लोग क्रोड के रूप में लेंगे और इसके अंदर तार को इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली के रूप में बना देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वृत्ताकार कुंडली के रूप में बनाएंगे, तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस प्रकार से इस तार पर एक बल कार्य करने लगता है। इस तार पर अब बल किसका लगता है, बल इस चुंबकीय यानी इस चुंबकीय क्षेत्र का लगता है। ये तो हमारे पास क्रोड है, ये क्या है हमारे पास क्रोड,
और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बल आघूर्ण कहते हैं। इस कंडीशन पर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा कि बल आघूर्ण, इस कंडीशन पर बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। क्या हो जाएगा? NIAB। अब NIAB, n का मान हमारे पास क्या दिया गया है? n का मान हमारे पास दिया गया है 1। तो उस कंडीशन में टाउ का मान क्या हो जाएगा? टाउ का मान हो जाएगा NAB। अब ध्यान देना, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। अब ये जो आकृति है ना, ये आकृति किसी के लिए भी सत्य है। यह फार्मूला भी किसी भी आकृति के लिए सत्य है, चाहे आकृति वृत्ताकार हो, चाहे आकृति आयताकार हो और चाहे आकृति वर्गाकार हो। ये जो टाउ बराबर NIB है सबके लिए सत्य है। अगर आपके पास आयताकार के बारे में पूछा जाए तब भी टाउ बराबर NIAB, अगर आपके पास वृत्ताकार तो भी टाउ बराबर NIB, क्योंकि ये सभी कुंडली के लिए सत्य है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है चौथे का इंगिया नंबर। चौथे का इंगिया नंबर में आप लोग लिखोगे उत्तर चौथे का इंगिया। उत्तर चौथे का इंगिया नंबर। चौथे का इंगिया नंबर में ये कहा गया है दोस्तों कि दिखाइए कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, क्या लिखा गया है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से बद्ध दा ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग 12.27 एंगस्ट्रॉम बटे √V है। ये दोस्तों में प्रूफ करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, दा ब्रॉगली को डी ब्रॉगली भी कह सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे दा ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ये हेडिंग डाल लेना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या लिखना है कि माना कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से त्वरित होता है। माना कोई इलेक्ट्रॉन V वोल्ट, V लिखा है, V लिख दे सही से, V वोल्ट से त्वरित, V वोल्ट से त्वरित होता है। इलेक्ट्रॉन किस वोल्ट से त्वरित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से त्वरित हो रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा। अतः इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम लोग किस तो गतिज ऊर्जा से कैसे लिखते हैं? तो K बराबर क्या होगा? K बराबर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर AB। अब हम लोग जानते हैं दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, यानी द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य तुम्हारा होता है लेमडा बराबर H अपॉन 2m के रूट में। क्या होता है? लेमडा बराबर H अपॉन 2m के। अब दोस्तों हम लोग सभी का मान रखेंगे और हल करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान देना, इसमें हम लोग कैसे हल करेंगे? इसको लिखेंगे लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, लेमडा बराबर H को H लिखेंगे अंडर रूट में 2m के की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? EB। अब ध्यान देना, लेमडा बराबर H का मान क्या है? H का मान दोस्तों आपके बुक में भी दिया गया है, भौतिक नियतांक नीचे लास्ट में दिया गया है 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ये होता ही है, अगर नहीं भी दिया था तो भी ये होता ही है। अंडर रूट 2 इंटू यम का मान भी आपके इसमें दिया गया है 9.1, द्रव्यमान दिया गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, और इसके बाद E का मान तो आप लोग जानते ही हो। E का मान क्या होता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू V तो हमारे पास रखना ही है क्योंकि हमें प्रूफ करके रखना है, क्योंकि इसमें 12.27 बटे V अंडर रूट V रखना ही है हमें। अब ध्यान देना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर
6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाई अंडर रूट के अंदर। अब ध्यान देना, दशमलव हट गया तो एक जीरो बढ़ गया, दशमलव हट गया तो एक जीरो बढ़ गया। अब ये हो जाएगा 2/100, एक जीरो ये हो गया 100, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1391 तो रहने दो, ये हो जाएगा 16 इंटू ये हो गया 91 इंटू ये जुड़कर हो गया आपके पास 40/50, 10 की घात माइनस का 50। अब तो कुछ है नहीं और v को v रहने दो, अंडर रूट से वही निकलेगा जो किसी का वर्ग है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर हमारे पास हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की घात माइनस का 34 बटे ये हो जाएगा अंडर आपके पास वो जो 16 है ना वो 4 के रूप में निकलेगा और ये 100 जो है ये 10 के रूप में निकलेगा। इसके बाद आपके पास वो 10 की घात 50 है, वो 10 की घात 25 क्योंकि वर्ग के रूप में निकलता है, तो ये हो गया 25 और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 और 91 यानी 2 एकम 2 9 दूनी 18 182 और इसके बाद आपके बचेगा क्या, v बचेगा। तो ये आपके पास दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, 10 से 10 को काट देंगे, ठीक। यहाँ पर आप लोग ये काटो 2 से और ये काटो 3 से, ठीक। इसके बाद ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर, इसका भाग लगाएंगे 2 एकम 2 फिर बचा 1 2 छिंग 12 दशमलव लगाया जीरो बढ़ाया 2 का भाग लगाएंगे ना हम लोग, इसमें लगाएंगे 2 का भाग लगाएंगे हम लोग 33 में। जब 2 का भाग 33 ऐसे लगा दो 2 एकम 2 छिंग 12 बचा 1 दशमलव लगाया जीरो बढ़ा 2 पंचे 10 इंटू 10 की घात ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 34 प्लस का 25 बटे अंडर रूट का 182 और v, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेमडा बराबर, ध्यान देना कि यहाँ पर आपके पास 16.5 इंटू 10 की घात ये घटाओ, यहाँ से एक लोगे 14 से बचा 9 और ये 9 बचा तो माइनस का क्या बचा 9, ठीक है, बटे अंडर रूट का 182 भी। अब आपको एक काम करना है, आपको अपने मोबाइल से अंडर रूट का 182 का मान निकाल लेना। अब दोस्तों ध्यान देना कि जब हम लोग इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो लगभग ये 13.49 के आसपास आ जाएगा, ठीक। ये मोबाइल से हम लोग निकाल लिया। अब फिर भी आप लोग सोच रहे हो बोर्ड एग्जाम में कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये 14 का वर्ग होता है नहीं, ये 14 से ये 14 का वर्ग 196 होता है तो ये ज्यादा हो जाएगा, लगभग 13 के आसपास ही है। तो ये 13 आप लोग बोर्ड एग्जाम में 13.5 भी कर सकते हो। जब इसका इसमें भाग लगाओगे तो 1.22 आ जाएगा। कितना प्रूफ करना तुम्हें, 1.22 आ जाएगा, ठीक, इंटू 10 की घात माइनस 9 आ जाएगा बटे अंडर रूट का v। दशमलव हटाओ, नीचे कितना जीरो बढ़ाओ 1 2 3 जीरो 1 2 3, हमें कितने अंक दशमलव लगा 2 अंक दशमलव लगाना है तो 1 0 2 जीरो हटाएंगे 2 अंक दशमलव लगा देंगे तो लेमडा बराबर 12.27 इंटू 10 की घात ये 1 है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा यानी 10 की घात 10 बटे अंडर रूट का v। अब ध्यान देना 1 इंटू यानी 10 की घात माइनस 10 ये किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास लेमडा का मान क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट का v एंगस्ट्रॉम। ये दोस्तों हमें यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक। अब दोस्तों देखिए हम लोग करेंगे 5वें का का, तो हम लिखेंगे उत्तर 5वें का क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर 5वें का उत्तर 5वें का 5वें का में दोस्तों में ये कहा गया तांबे की पृष्ठ का कार्यफलन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, गणना द्वारा पुष्टि भी करना में। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं होंगे ये उन्होंने कहा गया है। तो सबसे पहले कार्यफलन हमारे पास क्या होता है, कार्यफलन को लिखते हैं हम लोग फाई नॉट से, फाई नॉट बराबर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दृश्य प्रकाश डालने पर, तो इसके लिए दोस्तों को फार्मूला बता दें। सबसे पहले फार्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे लेमडा बराबर hc/φ0, क्योंकि हम लोग तरंग दैर्घ्य करेंगे तो लेमडा नॉट बराबर hc/φ0 ये हम लोग प्रूफ इससे हम लोग ज्ञात करेंगे, फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके भौतिक नियतांक में सभी मान दिए भी गए हैं। तो सबसे पहले लेमडा का मान तो हम लोग लेमडा नॉट ही लिखेंगे, ठीक, बराबर, क्योंकि हम लोग दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य करेंगे ना, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो लेमडा का मान हमारे पास तो लेमडा लिखेंगे, एच का मान हमारे पास दिया गया है 6.6 और ऐसे भी एच का मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34।
तो यह 10⁻⁻34। ये होगा प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाई नॉट का मान हमारे पास कितना देगा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाओ, एक अंक दशमलव है, एक अंक दशमलव, ये हो गया कैंसिल, ठीक। इसको 11 से काटो तो ये हो जाएगा 11 × 6 = 66, 11 × 4 = 44। इसको करो 3 तो इसको करो 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 3 = 9, क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, तो लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 10 की घात, यहाँ पर हो जाएगा घटकर कितना आ जाएगा, घटकर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लेंगे 14, 14 से बचा 6 और यहाँ बचा 2, 26 माइनस का 26 बटे क्या बचा 2, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या दिया गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो हम लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो वही मान रख लिया हम लोगों ने 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, किसको हो जाएगा प्लस का, तो लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना कि दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा दो तो हो जाएगा 90/2 × 10 की घात, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे 16, 16 से 9 घटा तो उसको बचा 7, कितना बचा 7, और यहाँ से एक हम लोग 1 से 1 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस पर भाग लगा देंगे, तो जब भाग लगा देंगे तो लेमडा नॉट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये हो गया 45, कितना आ गया 45, 35 तो बचेगा, ये हो गया 45, यहाँ पर 3 × 3 = 9 और यहाँ पर ठीक 45 × 10 की घात 7, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों और इनटू में ये 16 रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया 16 जो छूट रहा था 16 का भाग लगा देंगे हम लोग इसमें, तो लेमडा नॉट बराबर क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 का भाग लगा देंगे हम लोग किस में 45 में, तो 16 दूनी 32, बचा कितना 3, 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौको 64, 16 85, 16 96, 16 23 12, 16 28 128, तो ये बच्चा 2 दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 16 एकम 16, बचा 4 दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 16 दूनी 32, बचा 8, 16 पंचे 80, तो यह जाएगा 2.8125 × 10 की घात 7, दशमलव हटाया नीचे 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया, 1 2 3 4 0, 1 2 3 0 को आप लोग ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। दोस्तों ये 7 भी माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे ना अधिक तरफ माइनस का बचेगा, तो ये 7 भी माइनस का है, तो ये जो हटाएंगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा, लेमडा का मान हमारे पास आ जाएगा यानी 2812.5 और 10 × 10 की घात -10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लेमडा नॉट बराबर 2812.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 7800 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर 2000 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी ऊर्जा है कम और दृश्य प्रकाश की ऊर्जा है अधिक, तो यहाँ से इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक है और इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का खा, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 5 का खा, क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 का खा। उत्तर 5 के खा में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, उत्तर 5 के खा में हमसे ये कहा गया है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इन्हें परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडिंग डाल लेना है भू चुंबकत्व के अवयव। अब भू चुंबकत्व के अवयव है कौन कौन से, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके पास भू चुंबकत्व है, भू चुंबकत्व के अवयव है आपके पास सबसे पहले द्विपात कोण, सबसे पहले आपका होता है द्विपात कोण। दूसरा नंबर पे सबसे पहले द्विपात कोण होता है, सबसे पहले द्विपात कोण के बारे में समझ जाते हैं। द्विपात कोण क्या है, द्विपात कोण जो है आपको किसी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यानी चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग द्विपात कोण कहते हैं। द्वि अनुपात यानी चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर, यानी भौगोलिक अमोत्तर और चुंबकीय अमोत्तर के बीच के बने कोण को
हम लोग क्या कहते हैं, द्विपाद कोण कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय अमोत्तर, भौगोलिक अमोत्तर। अब चुंबकीय अमोत्तर भौगोलिक अमोत्तर है क्या? जो चुंबकीय उत्तर यानी चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक उत्तर। अब भौगोलिक उत्तर चुंबकीय उत्तर में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम आपको बताते हैं। जो चुंबक की सहायता से हम लोग उत्तर ज्ञात करते हैं ना, चुंबक की सहायता से हम लोग दंड चुंबक की सहायता से, तो वो चुंबक का उत्तर। अब भौगोलिक जो हम लोग पृथ्वी की सहायता से, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जिधर से सूर्य का उदय होता है वो पूरब और जिधर सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम, हम लोग ऐसे ज्ञात नहीं करते हैं। तो ये हो गया भौगोलिक, ये हो गया भौगोलिक। तो भौगोलिक का उत्तर, भौगोलिक का पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है हमारे पास। तो जो हम लोग सूर्य से ज्ञात करते हैं, सूर्य को देखकर पता लगाते हैं कि सूर्य इधर से उदय हो रहा है, उधर पूरब है, तो इस प्रकार से ये हो गया भौगोलिक पूरब। तो उसी प्रकार से जो सूर्य से ज्ञात करेंगे तो वो हो गया भौगोलिक उत्तर, और जो चुंबक से ज्ञात करेंगे चुंबकीय उत्तर। इन दोनों के बीच के कोण को यानी भौगोलिक अमोत्तर और चुंबकीय अमोत्तर के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, द्विपाद कोण। इसके बाद आपको दूसरा आपका क्या आता है, नमन कोण। दूसरा क्या आता है, नमन कोण। अब ध्यान देना, नमन कोण किसे कहते हैं? नमन का मतलब क्या होता है, झुकना। नमन का मतलब क्या होता है, झुकना, यानी झुके हुए कोण को, यानी चुंबकीय अमोत्तर पर जो क्षैतिज रेखा पर, जैसे मान लो कि ये कोई एक क्षैतिज घटक है ना, ये कोई एक क्षैतिज घटक है, यहां पर ये हो गया चुंबकीय अमोत्तर, चुंबकीय अमोत्तर। चुंबकीय अमोत्तर और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है जिसको फाई लिखते हैं लोग, चुंबकीय क्षैतिज है। ध्यान देना कि इस प्रकार से सीधी रेखा को क्षैतिज कहते हैं और ऊपर वाली रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा और चुंबकीय अमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहते हैं। जो हमारे पास चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे द्विपाद कोण कहते हैं। जो क्षैतिज और चुंबकीय अमोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहते हैं। इसके बाद आपका आता है चुंबकीय यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तीसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये तीन जो होते हैं भू चुंबकत्व के अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय अमोत्तर है, पृथ्वी का चुंबकीय अमोत्तर पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, यानी फिर से एक बार पृथ्वी का चुंबकीय अमोत्तर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के पास भी एक चुंबक है ना, पृथ्वी के गर्भ में भी एक चुंबक है, हम लोग जानते हैं पृथ्वी के गर्भ में भी एक चुंबक है। पृथ्वी यानी किसी भी चुंबकीय अमोत्तर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षैतिज कार्य करता है, क्षैतिज घटक पर कार्य करता है। फिर से एक बार, चुंबकीय अमोत्तर पृथ्वी के पास जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर जो क्षैतिज घटक यानी क्षैतिज कार्य करता है, इस पर कार्य करता है, यानी चुंबकीय अमोत्तर इस पर जो भी कार्य करता है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी यानी चुंबकीय अमोत्तर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर क्षैतिज कार्य करता है, उसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके पास जो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ दिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका 5वें का गांव। 5वें गांव में हमसे क्या कहा गया है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से धारा I1, I2 तथा I3 के मान दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। मतलब I1, I2 का मान हमें ज्ञात करना है, I1, I2 और I3। तो ये जो हमारे पास लूप दिया गया है, इस लूप में यानी परिपथ में, बंद परिपथ में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां से लगाते हैं BAFC में, यानी इस प्रकार से किरचॉफ का नियम लगाते हैं इसमें। तो देखिए हम लोग किरचॉफ के बंद लूप के नियम से, यानी बंद लूप के नियम से, बंद लूप के नियम से क्या होगा, किरचॉफ के हमने ले लिया BAFC में, BAFCB में
मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से जाएंगे। बंद लूप का मतलब बंद लूप का मान क्या होता है, आई आर बराबर वी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो 2 और यहाँ पर हमारा पास I1 है, तो हो जाएगा 2I1। फिर इधर से हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जाने पर चिन्ह माइनस कर लेते हैं, तो माइनस का हो जाएगा 2I2 बराबर, अब ये हो गया 11V और माइनस 9V। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए V का मान भी हमारे पास घटेगा। 2 ले लो कॉमन, तो हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा 1। समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आ जाओ, FEDCF में ले लो, फिर से यही लूप ले लो। तो यही लूप ले लेंगे तो हो जाएगा FEDCF में बंद लूप का मान FE, यानी E से हम लोग कहाँ जाएंगे, D तक जाएंगे। तो जो I3 का मान है ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से I1 आके I2 यहाँ मिलेगा और I1 भी यहाँ पे आके मिलेगा, दोनों यहाँ से इस प्रकार से प्रोडक्ट होकर यहाँ पे I3 बन जाएगा। तो जो I3 का मान है ये किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो हो जाएगा 24 I1 प्लस I2। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ गए, फिर हम लोग सही डायरेक्शन में गए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2I2 प्लस 2I2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा केवल 9। ठीक है, इसका अंतर गुणा कर लो तो हो जाएगा 24I1 प्लस 24I2 बराबर प्लस 2I2 बराबर 9। अब 24I1 को 24I1 लिखो प्लस 26I2 हो गया बराबर 9 हो गया। समीकरण 1 में काम करते 26 का गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 26 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, क्योंकि असमान चिन्ह है, जोड़ेंगे 26 का गुणा करेंगे तो 26I1 माइनस 26I2 बराबर 26 से कम 26, ये हो जाएगा 24I1 प्लस 26I2 बराबर हो जाएगा 9। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जोड़कर हो जाएगा 30 और 20 50I1 बराबर, ये जुड़कर हो जाएगा यानी 15 का 5 बचा 1 35 बटे में पहुँचा दो, तो I1 बराबर हो जाएगा 35 बटे 50, 5 से घटो 5 से 35, 5 7 50, तो I1 बराबर हो जाएगा 7 बटे 10 या फिर कहोगे 0.7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है I1 में। अब I1 का मान समीकरण किस में रखोगे, चाहो तो समीकरण 1 में ही रखो, 2 बड़ा है ना, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रख देंगे तो I1 का मान कितना आ जाएगा, I1 का मान है 7 बटे 10 माइनस I2 बराबर हो जाएगा 1, उसको उधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का I2 बराबर 1 माइनस 7 बटे 10, 10 से कम 10 से घट गया तो 3 बटे 10, तो I2 का मान ये हो गया 10 से कम 10, ये माइनस का है तो ये जगह माइनस का I2 बराबर 3 बटे 10, माइनस को उधर रख लो, या तो फिर इसका बन जाएगा माइनस का 0.3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर I1 I2 हो गया, अब हम लोग I3 ज्ञात करेंगे, तो I3 क्या है, I3 जो है वो I1 प्लस I2 है, अर्थात I1 का मान है 0.7 और I3 का मान है 0.3, तो हम लोग कहेंगे 0 यानी 1 हो गया, तो 1.0 एम्पियर, ये हो गया हमारे पास आंसर I3 का। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन नंबर जो है घा 5वें का घा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमित भी कीजिए। सबसे पहले 5वें घा में हमें हेडिंग डाल लेना है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग हेडिंग डालोगे उत्तर 5वें का घा, क्या डालोगे, उत्तर 5वें का घा, और घा में
सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है अनुगमन वेग। क्या डालना है, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनु का मतलब होता है आगे, गमन का मतलब बढ़ना, वेग से यानी इलेक्ट्रॉनों का आगे की ओर बढ़ना। जैसे मान लो कि ये कोई एक धातु है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही है। इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर इधर उधर गतिमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिमान होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गतिमान है, दूसरे इलेक्ट्रॉन मारा टक्कर तो वो उधर की ओर गतिमान हो गया, तीसरे ने इसको इधर गतिमान, इधर मार टक्कर तो ये इधर की ओर गतिमान हो गया, चौथे ने इसको, मतलब इस प्रकार से किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिमान होते ही है, ठीक है। वो गतिमान किसके कारण होते हैं? टक्करों कारण, इलेक्ट्रॉन के टक्करों कारण। इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको एक किसी बैटरी से यानी विद्युत से जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन राइट टाइम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन राइट टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन अब की बार किसकी ओर गमन करने लगता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के धन सिरे की ओर गमन करने लगता है। तो आवेश का मान किधर की ओर होता है? आवेश का मान इधर की ओर होता है, यानी आवेश का मान माइनस सिरे की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन का मान प्लस सिरे की होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो अगर अनुगमन वेग की परिभाषा लिखना है तो अनुगमन वेग की परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बनाओगे कि वह वेग जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, जिस टक्कर से इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं उसे उसका अनुगमन वेग कहते हैं। वह वेग जिसमें धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं उसे हम लोग, लेकिन टक्करों से गतिमान होते हैं, उस टक्कर को, एक टक्कर में जितना भी समय लगता है उसको लोग शांति काल भी कहते हैं, ठीक है। टक्करों से आगे की ओर संचरित होते हैं, धनावेश की ओर बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग से हम लोग ओम के नियम की सत्यापन करेंगे। तो हम डालेंगे इसमें ओम के नियम का सत्यापन। किसकी सहायता से कर रहे हैं हम लोग? अनुगमन वेग की सहायता से। अब ध्यान देना, अनुगमन वेग में अनुगमन धारा का जो मान होता है, अनुगमन धारा I का मान होता है एन ई ए न्यू डी, जहां न्यू डी क्या है? अनुगमन वेग है। न्यू डी क्या है? अनुगमन वेग है। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। अब ध्यान देना कि तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है V/L। समीकरण हो गया ये 2, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल के लिए फार्मूला होता है F बराबर यानी E स्मॉल e और कैपिटल E, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसको स्मॉल e और कैपिटल E का मान हमारे पास क्या है? E स्मॉल e और कैपिटल E का मान हमारे पास है V/L, तो हो जाएगा E V/L हो जाएगा। इसी हम लोग कहेंगे समीकरण, ये हो गया हमारे पास तीसरा, ये हो गया E V/L। अगर नहीं भी दिखा दे रहा होगा तो इसको लिखना E V/L, ठीक है। समीकरण तीसरा मान लो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना कि यहाँ पर अपवाह वेग यानी श्रांति काल में संबंध हमारे पास क्या होता है? अपवाह वेग और श्रांति काल में संबंध क्या होता है? अपवाह वेग और श्रांति काल में संबंध होता है न्यू डी बराबर होता है या E और स्मॉल e कैपिटल E/m और इनटू टाउ, ठीक। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण जब 1 में रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? I बराबर यानी E A और न्यू डी की जगह हो जाएगा
ई और स्मॉल ई कैपिटल ई एम टाउ। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आई बराबर एन ई ए और ई स्क्वायर हो जाएगा, ई ओवर है, और ई का मान क्या है हमारे पास, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे ई वी बटे यल। ठीक है, ई वी बटे यल, या तो ये मान रख लो, या तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ई बराबर वी बटे यल रख सकते हैं, हम लोग क्या रख सकते हैं, वी बटे यल। तो ये जगह वी बटे यल और यम और टाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर वी को क्या करेंगे, वी को इसके बटे पहुंचा देंगे, तो आई बटे वी बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे यल यम। और ये जो हमारे पास मान है एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे यल यम, ये हमारे पास किसका मान है, ये नेतांक का मान है। और नेतांक को हम लोग किस लिखेंगे, आर से लिखेंगे, तो आई बटे वी बराबर ये हो जाएगा आर। ये टोटल मान किसका मान है, आर का। वो यही ओम का नियम है। हम लोग इस प्रकार ओम के नियम को सत्यापित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ओम के नियम को सत्यापित कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन दोस्तों जो कहा गया है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन को ऊर्जा स्तर बनाना है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उत्तर 5वें घा का अथवा, उत्तर 5वें का घा का अथवा, हम लोग ध्यान देना कि सबसे पहले इसके लिए हम लोग ऊर्जा स्तर के लिए फार्मूला हमारे पास ई एन बराबर होता है आर ई एच सी बटे माइनस का होता है एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आर सी एच का मान होता है माइनस का 13.6 और एन स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास 5 श्रेणी होते हैं। कितनी श्रेणी होती है, 5 श्रेणी। सबसे पहला श्रेणी होता है हमारे पास लाइमन श्रेणी। कौन सा श्रेणी होता है, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में दोस्तों एन का मान होता है 1। कितना होता है, एन का मान 1 होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग यहाँ पर E1 बराबर क्या लगाएंगे, माइनस का 13.6 बटे 1 का वर्ग, अर्थात हमारे पास माइनस 13.6 बटे 1 अर्थात माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसके बाद लाइमन श्रेणी के बाद हमारे पास आता है बामर श्रेणी। दूसरा आता है हमारे पास बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में एन का जो मान होता है उसमें हम लोग 2 रखते हैं। तो एन का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। E2 बराबर माइनस का 13.6 बटे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, तो 13.6 बटे 4, इसका भाग लगाओ, 4 तिया 12 बचा 1, 4 6 24 यानी 4 चौको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है हमारे पास, पहला आता है बामर लाइमन बामर, इसके बाद हमारे पास तीसरा होता है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में दोस्तों आपको बता दें कि एन का मान रखते हैं 3। जब एन का मान 3 रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, E3 वाला माइनस का 13.6 बटे 3 का वर्ग अर्थात माइनस का 13.6 बटे 9। जब भाग लगाएंगे तो ये जगह माइनस का 9 1 कम 9 बचा कितना हमारे पास 4, 9 पन्ना 45 बचा कितना 1 दशमलव लगा 0 बढ़ाया 9 1 कम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास चौथा नंबर पे आता है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी में एन का मान लेते हैं हम लोग 4। एन का मान जब 4 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E4 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे 4 का वर्ग अर्थात माइनस का 13.6 बटे 16 अर्थात हमारे पास कितना आ जाएगा, वहाँ भागना खाई यानी भागना खाई 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 130 हो गया। तो ये हो जाएगा 16 85 16 96 16 112 128 तो लगभग 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट श्रेणी होता है पाश्चन श्रेणी के बाद होता है ब्रैकेट श्रेणी के बाद होता है हमारे पास फुंड श्रेणी। क्या होता है, फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में हम लोग एन का मान कितना लेते हैं, 5 लेते हैं। जब एन का मान 5 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, E5 और E5 का मान आ जाएगा हमारे पास लगभग, यानी जब हम लोग इसका इस प्रकार से लगाएंगे तो लगभग 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटिव जाते हैं। इन्फिनिटिव जाएंगे, एक लाइन आप लोग लिख लेना इन्फिनिटिव। किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से कि लास्ट में लिखना इन्फिनिटिव।
तो ई इन्फिनिटी का मान हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि संख्या बटे इन्फिनिटी आएगा और संख्या बटे इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0। अब इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे हम लोग, ऊर्जा स्तर आरेख जब बनाएंगे तो ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होगा। कुछ ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग n बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे। कौन सा श्रेणी में लेंगे हम लोग, लाइमन श्रेणी में लेंगे। इसके जब ऊपर जाएंगे तो इस प्रकार से इसकी ऊर्जा कक्षा होगी, और जितना ऊपर रहते जाएंगे तो इनकी जो ऊर्जा कक्षा का स्तर है इस प्रकार से कम होता जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे उस प्रकार से ऊर्जा स्तर का मान जो है, ये ऊर्जा तो बढ़ती जाएगी, ऊर्जा अधिक चाहिए, लेकिन स्तर का मान कम होता है। ये जो स्तर है ये मान कम होता है धीरे धीरे। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही इसका मान धीरे धीरे कम होगा, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से कम होता है, ठीक। इस प्रकार से हम लोग ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं। n बराबर 1, ये हो गया n बराबर 2, ये हो गया n बराबर 3, ये हो गया n बराबर 4, ये हो गया n बराबर 5, n बराबर 6 डॉट डॉट n बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर आरेख बनाते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सबसे पहला आरेख में हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे पर था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे पर था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे पर था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पांचवें पर था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हम लोग डॉट डॉट करके हमारे पास लास्ट वाले अक्षर में कितना था, 0 था, ठीक है। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर आरेख को हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्या में क्या आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्या सबसे पहले लिखोगे हम लोग उत्तर 5 का इंग्या। क्या लिखोगे आप लोग, उत्तर 5 का इंग्या नंबर। इंग्या नंबर में क्या कहा गया है, इंग्या नंबर में कहा गया है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब ये किसका मान हो गया, यम का मान हो गया। यम बराबर हो गया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हीलियम में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा का मान किलोवाट घंटे में प्राप्त करना है, ठीक है। और द्रव्यमान क्षति को लिखते हैं डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर हो गया 0.4%। द्रव्यमान क्षति को हम लोग किस लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं, ठीक है। अब डेल्टा एम ध्यान देना कि डेल्टा एम का हम लोग परफेक्ट मान जब निकालेंगे, तो डेल्टा एम का जो परफेक्ट मान निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास डेल्टा एम बराबर, अब 1 किलोग्राम तो ये इंटू ये हो जाएगा 0.4/100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको 100 जो प्रतिशत है उसको 100 मतलब प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या इसी को लिख रहे हैं तो हो जाएगा 4 × 10 की घात -3, क्योंकि 10 की घात 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राम में हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आइंस्टीन का समीकरण लगाएंगे। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E बराबर mc² होता है। उसी फार्मूले के अनुसार E बराबर यहाँ पर m की जगह है डेल्टा m और c²। अब c² का मान क्या है, c जो है प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा E बराबर, ये हो जाएगा डेल्टा m का मान हो गया 4 × 10 की घात -3 इंटू सी हो गया 3 × 3 × 10 की घात 8 × 10 की घात 8। डबल बार कर लिया हमने, स्क्वायर है ना, डबल बार कर लिया। अब हमारे पास इसको हम लोग किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 की घात -6 जूल, ठीक है। ये होता है 3.6 10 की घात -6 जूल। तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 चौको 36, यानी 3 3 का 9 चौको 36, ठीक, इंटू 10 की घात, ये हो जाएगा 8 8 16, 16 से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 13 और बटे 3.6 इंटू 10 की घात प्लस का 6, दशमलव हटाएंगे ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3 36 36 काट दो, ठीक है। तो हो जाएगा 10 की घात 14 बटे 10 की घात 6, इसको ऊपर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 की घात 14 -6, तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 की घात 8 जूल। और इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 से हैं, 6 से हम लोग 9 तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।